कहते हैं तलवार की धार सबसे तेज होती है, पर उससे भी तेज होती है कलम। और ऐसी ही कलम के धनी 120 से भी ज्यादा किताबें लिखकर 9 इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं आज मिस्टर सौरभ पंत। जी हाँ, तो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे सौरभ पंत की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सौरभ, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर हमारे स्टूडियो में। आपकी कहानी बहुत ही रोचक और रुचिकर है। हमारे लिसनर्स आपकी कहानी को जानना चाहते हैं, तो एक संक्षिप्त में, शॉर्ट में प्लीज अपनी कहानी को बताइए सर। सर्वप्रथम मैं हैरान का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और NIPVT का भी, और मैं जितने भी दोस्त हैं जूनियर्स, और मेरी कहानी शुरू होती है यहीं से, NIBH से 2006 से, जब मैं इस स्कूल में आया। और 2012 तक मैं यहाँ 6 इयर्स मैंने एक एक्सपीरियंस जो हासिल किया, और वहां से कहानी आगे बढ़ती है कॉलेज में, केवड़ीमल कॉलेज में मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया। लेकिन ये कहानी मोड़ लेती है 2014 में, जब मैं अपनी पहली किताब निकालता हूँ, अफेक्शन नेवर डाइज। और उस बुक के बाद से धीमे धीमे ये कहानी आगे बढ़ती है, जब मेरे को प्रोजेक्ट्स के ऑफर आने लगते हैं और मैं फिर राइटिंग के अलग अलग जो जॉनरा होते हैं वो उनको कवर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। ओके सर, पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको ये लेखन की प्रेरणा कैसे मिली? कुछ हद तक कह सकते हैं कि मुझे स्कूल में ही ये मेरी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि हमारे स्कूल में जो ग्रेड राइटिंग कॉन्टेस्ट होते हैं बहुत बड़ा एक सोर्स होते हैं अपने आप में। वहां पे आपको कुछ मौके मिलते हैं, कई बार आप प्रथम आते हैं, कई बार आप पीछे रहते हैं, लेकिन वो अपने आप में प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और वो प्रेरणा और बड़ी जब मैं कॉलेज में आया, वहाँ पे मैगजीन्स में आपको लिखने का मौका मिलता है। वहां भी ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जिन पर आप लिखते हो, कई बार जीतते हो, कई बार नहीं। वो सब एक लर्निंग प्रोसेस है, एक माध्यम है जिनके तहत हम आगे बढ़ते हैं, और वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर आगे में बढ़ता गया उसी के हिसाब से। जी सौरभ, जब आपकी पहली बुक आई तो कैसा रिएक्शन था घर वालों का, और आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? उस बुक को आने में थोड़ा समय लगा। एग्जैक्टली जिस समय पे आनी चाहिए थी वो आई नहीं जी। उसमें 3-4 महीने में उसको एडिटिंग करने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन हाँ, मैंने जब बताया तो मेरे पिता काफी हर्ष था, उन्हें काफी खुश थे, और उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत है, धीमे धीमे मैं आगे बढ़ना है, जो कि सभी लेखकों को कहा जाता है। बाकी NIPVT में काफी अच्छा माहौल था, वहां पे भी सराहा गया। प्रिंसिपल सर जो उस समय थे उन्होंने भी अनाउंस किया था, और हिम्मत संगम में भी। और ये था कि मैं अपने कॉलेज में काफी खुश था। सितंबर 2014 का वो समय था, ऑलमोस्ट मैं 3rd ईयर में था, 5th सेमेस्टर में, और वहां पे मेरे क्लासमेट सबको मैंने जब बताया तो काफी खुश थे वो लोग। ओके सौरभ, एक बुक जब आप निकालते हैं, छापते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है, एक विजुअल इम्पेयर्ड के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे आपके जो जूनियर हैं, जो श्रोता हैं, आपको सुन रहे हैं, वो भी राइटर बनना चाहते हैं, ऑथर बनना चाहते हैं। तो क्या चैलेंजेस आते हैं, कितने क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा ये बुक्स वगैरह छपवाने में, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है इसका भी, है ना सौरभ? देखिए, 2 बहुत मुख्य पहलू होते हैं किसी भी किताब के। जी। एक होता है कंटेंट उसका, और एक होती है उसकी परमिशन। तो कंटेंट आपके हाथ में है कि आप कैसा बनाओगे, क्या करोगे, और परमिशन एक पब्लिशर के हाथ में है, वो जिसमें ISBN भी आता है, जिसमें कॉपीराइट भी आता है, प्लस अब तो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी बढ़ गया है, तो उसमें वीडियो ट्रेलर और ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी चीजें हो गई हैं आज के समय में। लेकिन सबसे बड़ा जो चुनौती है आपके सामने वो है कंटेंट सबसे पहले, क्योंकि लिख तो सभी बहुत सारे लोग रहे हैं, तो आप ही को क्यों चुना जाए, आप ही पुस्तक क्यों चुनी जाए आगे बढ़ाने के लिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है पब्लिशर के साथ। तो आपको नेगोशिएट कैसे करना है उन लोग के साथ, आप कैसे बातचीत करोगे, क्या करोगे लिखने के बाद, क्योंकि पहला प्लान तो आपको लिखना है, आपको कैसे लिखना है, क्योंकि उसमें आपको बुक के बारे में बताना होगा, और बुक की समरी भी होगी, और अलग चैप्टर्स होंगे उसके, जैसे कि हम सब जानते हैं पढ़ने वाले। जी। तो पहला चैलेंज है आपको बुक बनाना, और दूसरा चैलेंज है उस बुक को आगे बढ़ाना। जब ये 2 चीजें हो जाती हैं, तो फिर जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एक दृष्टिवादित के तौर पे कि आपको समाज एक्सेप्ट करे। तो इस स्टेज पे सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि 2 स्टेप आप तब भी आप कर लोगे, क्योंकि बुक भी आप लिख लोगे,
पब्लिशर भी आपको आईएसबीएन दे देगा, जी लेकिन जब वो चैनल्स पर जाता है, वहां पे जो लोग पढ़ने वाले हैं, क्या वो आपकी बुक पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये एक सफल चुनौती होती है। जी। तो सौरभ, एक बात बताइए कि क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव भी इसकी आपकी लेखनी में शामिल रहता है? इंस्पायर रहते हैं आपके व्यक्तिगत अनुभव से आप लिखते हैं? बिल्कुल, मैं जहां भी गया, एनआईटी से भी कई जगह मुझे भेजा गया कॉम्पिटिशंस में, जी। बाद में कॉलेज की तरफ से काफी जगह गया, तो वहाँ का खान पान, रुझान, लोग कैसे बात करते हैं, हाँ। और क्या होता है, स्पेशली आपको सांस्कृतिक रुझान देखना होता है, क्योंकि जब भी आप लिखते हैं तो आप बैकग्राउंड ढूंढते हैं कि आप कहाँ से देखेंगे, आपके कैरेक्टर्स क्या होंगे, आप किस आधार पर उनको डिफाइन करेंगे, और एक हमेशा पुस्तक का हिस्सा होता है नरेशन। नरेशन में ना तो कोई कैरेक्टर होता है और ना ही कोई आपका प्लॉट होता है, जी। तो वो जो नरेशन, जैसे कई लेखक प्रकृति को चुनते हैं, कई लेखक समाज को चुनते हैं, वो नरेशन लिखना सबसे एक स्किल होती है जो आपको समय के साथ बनती है। आपकी शुरुआत में मैं भी बहुत काम लिखता था उसको, जब मैं पहली बार लिखने लगा था, तो धीमे धीमे आपको आइडिया होता है कि आप नरेशन कैसे लिखोगे, क्योंकि बिना उसके किताब अधूरी है नरेशन की। सौरभ जी, आप ज्यादातर किस विषय पर लिखना पसंद करते हैं? मेरे ख्याल से प्रकृति के विषय पर लिखा ही है, बाकी सामाजिक विषयों पर भी लिखा है जी। और क्योंकि मैंने एक जॉनरा पर नहीं लिखा, अब तो 120 किताब में अलग अलग जॉनरा स्वाभाविक आएंगे। हाँ। उसमें काव्य भी है, उसमें एसेज भी है, उसमें स्टोरीज भी है, अलग चीजों पे, तो वो निर्भर करता है कि मैं उस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ। क्या जैसे अभी रूस का युद्ध काफी उग्र हो चुका है, तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, काफी लिख रहे हैं उस पर। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था ट्रेमर आने को है, तो उस पर लोग काफी लिखेंगे, तो वो उसमें स्थिति क्या है, वो भी एक काफी बड़ा पहलू होता है लिखने का। जी जी। तो सौरभ, जो आपकी बुक्स हैं वो किन किन फॉर्मेट्स में है? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। फॉर्मेट्स का भी एक चैलेंज होता है एक राइटर के लिए, जी। कि वो, क्योंकि ऑब्वियसली साइडेड लोग के प्रिंट में आएगी, वो तो ऑब्वियस है, और हम लोग के लिए ई बुक्स होती हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया पहले भी कि ऑडियो बुक्स भी हो। ऑडियो बुक्स में भी मैंने बाहर जो मेरी बुक्स है, जैसे एक बुक है बर्निंग एशिया करके, जी, तो वो आई म्यूजिक स्टोर पे काफी ऑडियो बुक में ठीक ठाक वो है वहां पे। और वैसे ही तो अलग अलग फॉर्मेट्स में हिसाब से लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से चीजें होती हैं कि कैसे चलेंगी। और तो फॉर्मेट्स ये है कि ई बुक हो गया आपका, कुछ बुक्स ऑडियो में है, कुछ नहीं है, और पेपरबैक और हार्डबैक, क्योंकि प्रिंट में भी दो फॉर्मेट्स होते हैं प्रिंट एडिशन में। एक होता है पेपरबैक जो कि डायरेक्ट एडिशन होता है, और एक हार्ड कॉपी होता है जो फेस्टिवल्स के लिए होता है, बुक फेस्टिवल्स, कल्चरल इवेंट्स, ये सब के लिए होता है हार्ड कॉपी। जी। तो वो दोनों ही है। जी। तो सौरभ, आपकी अभी आपने भारत को भी रिप्रेजेंट किया है, बाहर विदेशों में गए हैं आप, है ना? तो सबसे पहले आप कहाँ पर गए थे? तो वो एज अ क्विज टीम हम लोगों ने शुरू की थी अपनी जर्नी। तो मार्च 2014 में पहली बार सिलेक्शन हुआ था हम लोगों का, और 2015 से लेकर 2023 तक 8 साल दिए मैंने अपनी क्विज टीम को। उन सब लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने, जितने भी हम टीम में थे, और हमारी जर्नी शुरू होती है स्कॉटलैंड से, जी। और हमारी जर्नी खत्म होती है ऑस्ट्रेलिया पे आके। तो ये एक प्रारंभिक उसका एक आधारभूत है। और स्कॉटलैंड में हम 2 बार गए, दोनों बार जीते, सेम टूर्नामेंट में दोबारा भी गए तो दोनों बार जीते। तो वहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया में हमने खत्म किया उस जर्नी को 2023 में। तो मुख्य रूप से इन 8 वर्षों में हम लोगों ने कम से कम 16 टाइटल जीते, सब लोगों ने मिलकर। उसमें पूरी टीम का जो भी योगदान था। जी। और कभी वो 8 मेंबर्स की टीम थी, फिर धीरे धीरे उसको बात की हम लोगों ने कि 8 मेंबर्स थोड़े कम है तो उसको 10 मेंबर्स किया जाए। तो अब जो ब्रांड क्विज टीम जाती है उसको फुल स्क्वाड है 10 मेंबर का। अभी जो भी पैसिफिक ब्रांड क्विज होगा उसमें लोग जाएंगे, तो अब प्रॉपर 10 मेंबर्स एक्सपर्ट्स उनके साथ जाते हैं, कोच के साथ। तो 15 मेंबर की पूरी टीम वो प्रॉपर होती है। पहले वो 9 मेंबर्स की टीम हुआ करती थी, 9 या 11 मेंबर्स की। तो काफी कुछ उसमें अच्छा हो गया। तो सौरभ, अभी आपने कहा कि मैंने 8 साल तक काम किया है इस क्विज वाले में, तो मैं जानना चाहूंगा आपने छोड़ी या आप वो क्विज बंद हो गया है? नहीं, क्विज टूर्नामेंट बंद नहीं हुआ है। उसमें एक प्रोसेस होती है कि, क्योंकि वो पूरा एक फॉर्मल प्रोसेस होती है,
तो उसमें ये होता है कि आप 3 साल तक, फिर 5 साल तक, 8 साल तक, फिर 12 साल तक ऐसा सब प्रोसेस होती है। तो मैंने अपना ऑलमोस्ट कार्यकाल खत्म करके नेक्स्ट कप्तान को हैंड ओवर कर दिया कि ये मैं 8 साल तक खेला हूँ, और मुझे बहुत खुशी है जितनों ने भी सपोर्ट किया उन सभी लोगों को उस दौरान पे। और अभी ये लोग अच्छा कर रहे हैं, वर्ल्ड कप जीता था इन लोगों ने भी 2024 में मेरे ख्याल से, गायत्री उसी कप्तान है। तो वह है कि हैंड ओवर कर दिया कि अब आगे आप बढ़ाइए, उससे आगे फिर हम, क्योंकि मैं उनका टच में तो हूँ ही। हाँ, तो कह सकते हैं यानी 2023 में सौरभ पंत जी ने संन्यास ले लिया है ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, और कहा भी सही है। जी जी। तो सौरभ, चलिए अब वक्त हो चला है फास्ट ट्रैक जवाब का। आपको इसमें एक वर्ड में जवाब देना है, ठीक है? जो हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उसका क्विकली बिना सोचे समझे आपको एक वर्ड में जवाब देना है। चलिए। ओके ओके। सबसे पहला प्रश्न सर, कि आपका पसंदीदा खाना क्या है? पनीर। पनीर, ओके। अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं पूरा दिन सोऊंगा। वेरी नाइस। आपको एक दिन का काल्पनिक पात्र बनने का मौका मिले तो आप कौन सा काल्पनिक पात्र बनना चाहेंगे? जापान में काल्पनिक पात्र है छोटा। जी। अच्छा, अगर आप पर एक बुक लिखी जाए और आपको कहा जाए आप इसका क्या टाइटल दोगे? लॉन्ग लिव सौरभ। आपको सबसे ज्यादा बोरिंग काम कौन सा लगता है सौरभ जी? अपना नाखून काटना। That's nice. और सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको? राइटिंग के अलावा? राइटिंग के अलावा आपको सबसे पसंदीदा काम? लोगों से बात करना। वेरी नाइस, बहुत खूब। लेखनी के अलावा आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं? मेरी हॉबीज है पसंदीदा खाना, नए दोस्त बनाना, और ऑब्वियसली नए नए जगह घूमना। वाह, नाइस। तो ये थे फास्ट ट्रैक जवाब, और जिसमें सौरभ जी ने हमें बहुत अच्छे से जवाब दिए। काफी मजा आ गया। बहुत मजा आया हमें, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें जवाब दिए हैं। तो चलिए सौरभ, आप चलते हैं आपकी फैमिली की तरफ। आपकी फैमिली में कौन कौन है और किस तरह का सपोर्ट रहा है आपकी फैमिली का आपके प्रति, वो हम जानना चाहेंगे। मेरे फैमिली में हम लोग 4 लोग हैं। मेरा छोटा भाई है मम्मी पापा के अलावा, और मेरे पापा रिटायर्ड है, गवर्नमेंट सर्वेंट से, वो लोकल में ही काम करते थे एज एन अकाउंटेंट। ओके। और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, लेकिन वो लोकल में गाती हैं, उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस काफी है वहाँ पे। तो वो ढोलक बजा के पहाड़ी गाने होते हैं। जी जी। शादियों में अभी होली है तो होली आने वाली है तो उसमें गाएंगी ऑब्वियसली। तो काफी, और उनको भक्ति वगैरह का काफी शौक, मतलब भजन गाना, ये सब गाना काफी उनका है। लिखती भी हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। बिल्कुल जी। तो उनका सपोर्ट काफी रहा है। वो बोलते हैं आपको जैसे जो लगता है, जो जितना उन्हें पता है वो अपने हिसाब से करते हैं। और मेरा भाई का भी काफी हेल्प रहती है, वो हमेशा तैयार रहता है जब भी उसको बोलो ये कर दे तो सब का काफी सपोर्ट रहा है। प्रमोशन काफी किया लोगों ने कि हमारा बेटा है, लिखता है, और लोगों में वहाँ पे लोकल लोगों में जी, जब भी लोग आते हैं तो बताते हैं उनको कि हाँ जी ये ऐसे दिखाता है। और एक दो ने ब्रेल किताब रखी हुई है अपने पास, ज्ञानोदय वगैरह मैगजीन पुरानी, तो उनको दिखाते हैं। जिन लोग को ब्रेल के बारे में नहीं पता है तो उन लोग को भी दिखाते हैं कि ये भी होता है, ऐसे लोग पढ़ते हैं शुरुआत में। यानी आप लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, है ना? प्रयास जारी है। नहीं, प्रयास जारी रहना चाहिए, और लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो विजुअल इम्पेयर्ड है वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसा आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपकी कमाल की बात है कि 120 किताबें आपकी अभी तक आ चुकी हैं। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है सौरभ आपके? फ्यूचर प्लान्स देखिए, एक राइटर के लिए केवल बुक लिखना काफी नहीं होता है जी। एक जर्नी है पूरी। तो एक जर्नी, इस जर्नी का एंड होता है इवेंट से। तो अभी मैं एसोसिएट प्रोफाइल बनाने की प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। एक राइटर की प्रोफाइल बनती है, तो वो बनती है न्यूज कवरेज से, बड़े मीडिया आउटलेट की कवरेज से। तो वो चल रहा है अभी, पिछले 1-1.5 साल में मैंने काफी काम किया उस पर। तो वही प्रोसेस चल रही है अभी। लिंक्स पे लिंक्स आ रहे हैं, स्टेटस पे कई लोग देखते भी हैं। तो एक बार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एक इवेंट करने के बाद वहां तक मुझे जाना है। वो इवेंट जो होता है पब्लिक इवेंट, उसमें लोग आते हैं, उसमें सभी लोग आते हैं, साइटेड वगैरह सब लोग आते हैं, सभी लोग को बुलाया भी जाएगा। और वो इवेंट हो सकता है देहरादून में ही करवाऊं। मैं चाहता हूँ लोगों से, देहरादून में बात हुई मेरे लोगों से। वाह, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। डॉक्यूमेंट भी एक एजेंसी है, 2-3 एजेंसी है ना जो कि देहरादून में है, जो राइटर्स के लिए काम करती है। उनका काम हम लोग को प्रमोट करना ही है।
तो उनसे मेरी बात हुई कि तो बोलते हैं ठीक है, हम लोग तैयार हैं, जब भी आप रेडी हो हम लोग आपके लिए तैयार हैं। तो वो इवेंट होगा, वो जो फाइनल वहां तक एक राइटर पहुंचता है, उसके बाद उसको पूरा रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हाँ इन्होंने इतना कुछ किया, ये किया, तो वो रिकॉग्नाइज हो जाता है लास्ट में। तो वहां तक मुझे जाना है, अभी मैं प्रोसेस में हूँ। अच्छा, नहीं आप जरूर कामयाब होंगे उस चीज के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और पूरे एनआईवीएच की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। सौरभ, मैं जानना चाहूंगा, आप एक खुद लिखते हैं, है ना? तो आपकी अभी किसी राइटर से मुलाकात हुई है जो जिन्होंने अपने बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने नाम कमाया है? देखिए, मैं जब भी गया हूँ कॉन्फ्रेंसेस में तो लोगों से मिला हूँ जी। फिर वो चाहे कोल्हापुर हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, फिर वो चाहे चेन्नई में हो, और अमोल भगत सर से टच में हूँ मैं। तो वो फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में जी स्क्रिप्ट राइटर है वो। और भी कई लोग हैं जिनसे टच में। अभी केवन मिसल के एग्जैक्टली मैं घर तो नहीं गया हूँ, लेकिन केवन मिसल आपने नाम सुना, वो दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं। हाँ जी। और इंडियन मास्टर जी पे काफी लिखा है उन्होंने, वो देहरादून भी आए हुए हैं जी। बाकी सुनीता पंसा का के भी है, वो है। और कुरान सर तो देहरादून के ही है। हाँ। कुरान सर को काफी बड़े हैं। तो यही है। तो सौरभ, मैं जानना चाहूंगा, आप जब बुक लिखते हो, है ना, मैं विजुअली इम्पेयर्ड के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ, आप कैसे उसको लिखते हो? क्या ब्रेल में पहले लिखते हो या आप कंप्यूटर में टाइप करते हो? एक प्रोसेस होता है ना बुक लिखने का, खुद का भी, है ना? जैसे जो साइटेड लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो तो खुद ही प्रिंट में लिख देते हैं, फिर आप वो प्रेस में देते हैं, वहां से वो छपवाते हैं ना। तो आपका क्या प्रोसेस है? आप कैसे इसको लिखते हो? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं प्रोसेस बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी वो प्रिंट में लिखते हैं साइटेड लोग, तब पहले उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है सबसे पहले। ओके। जितने भी साइड लोग लिखते हैं, जितने बड़ा से बड़ा राइटर को ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा पब्लिशर कर दिया कि नहीं ये आप इसको ठीक करके आओ फिर से। जी। तो ऑब्वियसली जब वो साइडेड को रिलेट करा तो हमें भी करेंगे, ऑब्वियस है। हाँ, जाहिर सी बात है। तो पहले तो मैं ब्रेल में लिखता था जब तक मैं कॉलेज टाइम में था, क्योंकि अब तो मेरे को हैबिट हो चुकी है प्लॉट वगैरह की, तो वो उतना टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, वेल नोट्स का मैं यूज करता था। वेल में क्या करता था मैं कि आपने उसकी समरी लिख दी, ओके, या तो उसका बुक इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने, या कॉमन कैरेक्टर्स के आपने नोट्स बना लिए, ये सब कर लिया आपने। उसके बाद जो है आप लैपटॉप खोल के वहां पे उसको आप समराइज कर दो। फिर क्योंकि केवल उतने से तो होगा नहीं, तो आपको फिर धीरे धीरे करते टाइम लगता है। तो लैपटॉप में स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चैप्टर्स ब्रेक करते हो, कैसे क्या करते हो। क्योंकि एक चीज होती है राइटिंग में, जैसे आप लिखने बैठोगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ लिखना है, मुझे बहुत कुछ लिखना है। आप लिखते जाओगे और वहां पे चीजें ब्रेक नहीं होंगी। तो जब वो बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा तो फिर आपको बैठ के ब्रेक करना है। जी। जैसे मान लो मैंने 10 लाइन लिखना चाह रहा हूँ, मैंने लिख दी 30 लाइन है उसमें, यहाँ से प्लॉट मुझे अलग करना है, तो ये उसमें लगता है टाइम। ओके। तो उसके हिसाब से फिर आप उसका नोट बना सकते हो, मैंने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, मैं इसको बाद में कर लूंगा। जैसे सपोज एक कैरेक्टर है मेरे नाम का और वो एक क्रिमिनल है, मैंने उसके बारे में बताना भूल गया, मैंने ये बता दिया कि क्राइम हुआ है, उसके बारे में बताना मैं भूल गया, तो वो आप बाद में लिख सकते हो कि यहाँ पे आएगा ऐसे करके। अच्छा, मतलब आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं? हाँ, एडिटिंग कर सकते हैं, करनी पड़ती है, आपको करनी पड़ेगी जी। तो पोएम से भी होता है, कई बार आपको 8 लाइन में लिखना है, आप 10 लाइन लिख जाते हो। जी। ऐसे में भी आप कई बार 2 हेडिंग को एक हेडिंग में लिख देते हो, तो आपको ब्रेक तो करना पड़ेगा उसको। जी। ये प्रोसेस रहती है, तो उसके लिए कई बार ऑडियो भी यूज किया मैंने बिल्ड के अलावा। तो सौरभ, अगर आपकी कोई बुक्स पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़ सकता है? जितने मेरे स्कूल और कम्युनिटी के लोग जितने लोगों से मैं टच में हूँ जी, उनको तो मैं सीधे PDF भेज देता हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए Amazon पे मेरी बुक्स अवेलेबल है। Amazon पे है, iBooks, Apple Books पे है, कोबो में भी है, कोबो में भी अवेलेबल है। तो सभी प्लेटफॉर्म पे है, तो वहां से लोग पढ़ सकते हैं, वहां से चेक कर सकते हैं। और अब तो एसोसिएट प्रोफाइल बनने के बाद डायरेक्ट आ जाता है गूगल पे, विजुअली इम्पेयर्ड सौरभ कोई भी डालता है तो आ जाता है। हाँ, आता है, हमने भी चेक किया है। और तो वो एसोसिएट प्रोफाइल बनने की वजह से हुआ है जी, सबसे ऊपर आता है। तो सौरभ जी, वो भी चेक। सौरभ जी, ये तो हम बात कर रहे थे एक लेखक से, एक ऑथर से।
अब Okay. हम आपसे कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी पुरानी यादों से जुड़े हुए हैं। ओके। ओके, तो सर ऐसा कोई, सौरभ जी, ऐसा कोई वाकया आपके स्कूल टाइम का जिसे आप अभी तक भूल ना पाए हो? NIVH में बहुत सारे वाक्य हुए जी। लेकिन वो 10th में था मैं तब, जब मैं पहली बार टूर पे गया था, जी। तो वहां पे मुझे ये नहीं पता था कि किसको मतलब कैसे रिस्पॉन्स करना होता है पब्लिक में जब आप पहली बार जाते हो साइडेड कम्युनिटी के सामने। जी। तो वहां पे एक सीन हुआ कि मेरा जूनियर नितेश शुक्ला को जानते हैं हम लोग। जी। तो वहां पे हमें खीर की कमी पड़ गई, तो भाई उसको मैंने बोला कि लेके आओ, तुम जाओ। तो वो लेके आ गया, 5-6 खीर के क्लास एक साथ उठा के ले आया। लेकिन वहां पे कंफ्यूजन ये हुआ कि नितेश की वॉइस जैसा एक और वहां पे था कुछ साइडेड। तो मैं उसकी ओर दौड़ा, नितेश इधर लाओ भाई खीर। तो साइडेड पर्सन बोलता भाई मैं तो नहीं हूँ। अच्छा। तो वो वाक्य काफी एक ऐसा वाक्य है वो, कई बार फिर उन लोगों ने बोला भी भैया आपको खीर चाहिए? नहीं अभी नहीं चाहिए। अच्छा, आपका कोई फेवरेट टीचर जिसको आप अब तक ना भूल पाए हो? टीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाइब्रेरी में आरती मैम है, उन्होंने काफी हेल्प किया जी मेरे टाइम। अभी तो वो बीएड लाइब्रेरी में चले गई हैं, पहले वो नेशनल लाइब्रेरी में हुआ करती है बेल वाली में। जी। बाकी स्कूल के सभी टीचर्स ने हेल्प की है काफी, तो मैं किसी एक का नाम लूंगा तो सही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसलिए उन्होंने, मैम ने काफी हेल्प की और काफी उन्होंने गाइडेंस भी किया है, तो इसलिए। सौरभ, आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, 120 बुक्स आपने लिखी हैं, है ना? अब मैं आपके अवार्ड्स के बारे में जानना चाहूंगा। आपने 9 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो जीते हैं, आप छोटा उनके बारे में बताइए। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। 9 में से 4 जो है वो रोमानिया से आए हुए हैं, क्योंकि तो थोड़ा इजी हो जाता है बताने में। और रोमानिया में हर साल एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, वहां पे लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो वर्ल्ड लेवल की होती है, बहुत हाई लेवल का होता है वो। तो उसमें फर्स्ट टाइम तो एक निक सर करके मेरे फ्रेंड थे, राइटर फ्रेंड थे यूके से, अभी वो टच में नहीं है तो इसलिए मैं थे बोल रहा हूँ, क्योंकि और उन्होंने मेरे को पहली बार रजिस्टर करवाया था उसपे कि यहाँ पे आप लिखते हो तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाओ आप। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई 4 बार वहां पे। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक राउंड ऐसा हुआ था जिसमें कि 2 बुक्स उन्होंने मांगी थी पोएट्री बुक्स की, अगर आपने लिखी है तो आप सबमिट करो। तो वो 2 सबमिट कर दी थी मैंने, तो वो भी सिलेक्ट हो गया था। तो लास्ट वहां पे 2 होते हैं, एक होता है प्रीमियर डी एक्सेलेंटा, एक उसको बोलते हैं प्राइम एक्सीलेंस जब वो अवार्ड मिलता है, और एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेचर, उसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आया, तो उसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। ओके। तो वो आसानी से मिल जाता है लोगों को, जो प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेचर वाला अवार्ड है वो तो साइडेड मीडिया वाले भी ढूंढते हैं, तो उन्हें मिल जाता है, गूगल पे शो होता है मेरे फोटो के साथ जी। तो ये 4 अवार्ड से वहां पे जो रोमानिया में मेरे को मिले जी। और बाकी उसके अलावा मॉन्टेनेग्रो से एक अवार्ड था, और कुछ अवार्ड मेरे को यहाँ इंडियन एम्बेसीज में मिले इंडिया में उनकी तरफ से। जर्मन एम्बेसी का एक अवार्ड था, और एक क्या वो रशियन एम्बेसी वाला अवार्ड था। तो वो यहाँ मिले थे मुझे कोविड के आसपास, क्योंकि उस टाइम माहौल वैसा था तो बाहर जा नहीं सकते थे जी। 21 का टाइम था, तो वहां पे उन्होंने यहीं पे मेरे को ऑनर किया था। उसके अलावा अगर एक ब्रीफ हाईलाइट में इंडिया की दे देता हूँ। ब्रीफ इंडिया में यह है कि N8 ऑफिशियल करके एक प्लेटफॉर्म है, मुंबई में है वो, राइटर्स का काम करता है। तो उन्होंने 2 बार मेरे को भी गोल्ड मेडल दिया है, 22 और 23 में। बहुत बढ़िया। और एक है द इंडियन आवाज करके, वो असम का है प्लेटफॉर्म, तो उसने मेरे को बेस्ट ऑथर का हाईलाइट दिया था। और मेन जो है इंग्लैंड फाउंडेशन है कोलकाता का, वहां से मुझे 4-5 बार रिकॉग्नाइज कर चुके हैं वो लोग। तो ये है वाकई बहुत अच्छी बात है, और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि आपको इतने इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए भी, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और अब मैं जानना चाहूँगा आपकी ना, आप बहुत सारी बुक्स होती है लेकिन लिखी है आपने, है ना? एक फेवरेट ज़रूर होती है हमारी, जैसे हम कुछ देखते हैं या करते हैं तो उनमें से हमारी एक चीज़ फेवरेट ज़रूर होती है। आपकी कौन सी बुक फेवरेट है आपकी लिखी हुई में से? मेरी बुक का सबको पता है मेरा फेवरेट है, फिर भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एक नेचर पोएट्री है, वार्मिंग बूम, वो जो बहुत फेमस है,
इंडिया में भी, बाहर भी बहुत फेमस है वो। उसके रिव्यूज भी काफी हुए, तो वो मेरी फेमस है। वो नेचर पोएट्री है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। जो वार्निंग्स, उसमें चल वार्निंग्स के बारे में बताया कि ये वो जो हम लोग बात करते हैं आजकल, डिजीज, आइस, फ्लड, हीट, ये सब फॉरेस्ट बर्न, इन सब के बारे में उसमें बताया। तो वो मेरी फेवरेट है। वो थोड़े 80 पेज के समथिंग की होगी बुक, बहुत छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ओके, तो सौरभ जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो ऑथर बनना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि ऑथर बनना थोड़ा लोग के लिए इजी होता है, पहली बुक पब्लिश करना लोग के लिए इजी होता है, क्योंकि हर एक पब्लिशर चाहता है कि उसकी कमर्शियल रीच बढ़े, तो वो नए राइटर्स को ढूंढता है। जी, एक पब्लिशर कन्विंस करता है कि हाँ जी, हमारा ऑफर है, हमारा लो बजट है, हमारी रॉयल्टीज अच्छी मिलेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़िया है, ये सब तो आप हमारे साथ कर लो। एक बार जब ऑथर पब्लिश हो जाता है ना, तो उसको पर टिकना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, ये आसान से पूरी होती नहीं जी। और बीच में स्ट्रगल भी काफी होता है। अगर एक ऑथर जैसे एक पब्लिशर ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो वो सब आपको झेल के आपको फर्म रहना है कि हाँ, मैं इस लाइन में अगर आ गया हूँ तो मैं आ गया हूँ, पीछे नहीं हटना। जी, ये मैं कहता हूँ लोगों से, जो लोग आना चाहते हैं। वाकई सही बात है। अगर आप ने जो ठान लिया है, आपको करके दिखाना है, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना। यही बात हमें सिखाते हैं सौरभ पंत जी। और बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक इंस्पिरेशन के तौर पे आपने एक काम किया कि एक मतलब मोटिवेशन के तौर पे आप हमारे साथ में जुड़े। अच्छा लगा हमें कि आपसे आपकी बातें करके आपसे, और बहुत मोटिवेट होते हैं। अब तो मेरा मन करता है कि आपकी बातों से इतना मोटिवेट हुआ, खुद भी एक बुक लिख दूं। तो प्रयास करो, कोई वो दिक्कत। हाँ, प्रयास करने से सब कुछ होता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों कभी हार ही नहीं होती है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कभी लाइफ में हारेंगे नहीं, है ना। अगर हारते भी है ना, तो हार से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। असफलता में बहुत कुछ सिखाती है, और ये हमें बताया आज हमारे सौरभ पंत जी ने। तो आज के एपिसोड में हमने जाना सौरभ पंत की कहानी, उन्हीं की जुबानी, और उन्होंने कैसे अपनी शुरुआत करी, कैसे चैलेंजेस को फेस किया, और आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका, एक बार फिर से धन्यवाद सौरभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी, सभी को शुक्रिया बहुत बहुत। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे यानी आरजे आरवी और मुझे आरजे समर को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कम्युनिटी रेडियो 91.2 NIVH। हेलो दूर।